अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अली है। आज 10 मार्च है, इतवार की सुबह है। आज तक की जो डेवलपमेंट हैं, जो कल से अब तक की हैं, वो आप लोगों से डिस्कस करूँगा। आज क्या होने जा रहा है इतवार के दिन ख़ास, वो आप लोगों से डिस्कस करूँगा। मगर उससे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ, वो आज की जो ख़ास ख़बर है, वो ये है कि आज आसिफ़ अली ज़रदारी सदारत का हल्फ़ उठाएँगे। आसिफ़ अली ज़रदारी कौन है? क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम को भूलने की बहुत आदत है, तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाता चलूँ। आसिफ़ अली ज़रदारी जो है वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड हैं। ये वो आसिफ़ ज़रदारी हैं जिनके ऊपर कई हज़ार अरब रुपए की करप्शन साबित हो चुकी है। ये वो आसिफ़ अली ज़रदारी हैं जो प्ली बार्गिन के अंदर काफ़ी पैसा वापस भी कर चुके हैं हुकूमत पाकिस्तान को। ये वही आसिफ़ ज़रदारी हैं जो कहते थे कि हमें यहाँ पे रहना है, तुम खाली 3 साल के लिए यहाँ आए हो। वो इस्टेब्लिशमेंट को जो धमकियाँ लगाते थे, ये वही आसिफ़ ज़रदारी हैं जिनको लेकर कामरान ख़ान जो दुनिया न्यूज़ पे होते हैं, जो दुनिया न्यूज़ के सदर भी हैं, उन्होंने 150 प्रोग्राम किए हैं और उस प्रोग्राम के नाम था गज़ब करप्शन की अजब करप्शन की गज़ब कहानी। और उसके अंदर कामरान साहब हर वक्त ये साबित करते रहे कि आसिफ़ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी की करप्शन को बेनकाब करते रहे। वो बताते रहे कि कराची के अंदर क्लिफ्टन जो सबसे ज़्यादा पॉश जगह है पूरे पाकिस्तान की, अब मेरे ख़्याल में वहाँ किस तरह पीपल्स पार्टी ने कब्ज़े किए हैं और वहाँ पर जो घर हैं वो ज़बरदस्ती लोगों से ख़रीदे हैं, खाली करवाए हैं। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सदर बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनसे जो हल्फ़ ले रहे हैं वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उनसे हल्फ़ ले रहे हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब वो हैं जिनके ऊपर जब चार्जेस लगाए गए और उनको कहा गया कि आप अपनी जायदादों को साबित करें, जो आपके लंदन में घर हैं उनको साबित करें, तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि पहले इस मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म अपनी मनी ट्रेल दें, अपने घरों को साबित करें कि ये कहाँ से आए हैं, उसके बाद मैं साबित करूँगा। ये वही फ़ाइज़ ईसा साहब हैं जो आज तक अपनी मनी ट्रेल में ये नहीं बता सके हैं कि लंदन के जो घर हैं वो कहाँ से आए हैं। वो काफ़ी रोए भी थे, उनकी वाइफ भी काफ़ी रोई थी इन चीज़ों को लेकर, मगर वो आज तक साबित नहीं कर सके हैं। वो फ़ाइज़ ईसा साहब आज आसिफ़ अली ज़रदारी साहब से हल्फ़ लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, वो शहबाज शरीफ साहब जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी, 1100 अरब रुपए की करप्शन साबित हो चुकी थी, जिनके दामाद मुल्क से फ़रार हैं और जिनके बेटे भी थोड़े अरसे तक मुल्क से बाहर थे, वो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उनके जो बेटे हैं वो भी इलेक्शन जीत के अब इस हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब ये फॉर्मेशन हो चुकी है। मुझे बस ये सोच रहा था कि हम वाकई एक महज़्ज़ब कौम हैं। ये आप ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। दूसरी तरफ इन चीज़ों को लेकर, इन इलेक्शन को लेकर इमरान ख़ान नियाज़ी साहब ने जो अडियाला जेल के अंदर हैं, आज इतवार के दिन एक एहतजाज की कॉल दी है और एहतजाज उन्होंने कहा है कि ये एहतजाज भरपूर एहतजाज होना चाहिए। जो लास्ट एक एहतजाज हुआ उससे इमरान ख़ान साहब खुश नहीं थे, मगर अब उन्होंने बोला है कि ये एक भरपूर एहतजाज होना चाहिए। हर एक को अपने वोट की हिफाजत के लिए निकलना चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि ये जो इलेक्शन हुए थे ये रिग्ड इलेक्शन थे। पेशावर में जलसे का इनेकाद किया गया है, एक बड़ा जलसा होना जा रहा है, मगर अभी जो मेरी थोड़ी देर पहले तक मुझे कहीं से बताया गया है कि पेशावर के अंदर एक ख़ुदकश धमाका हुआ है और उसमें कई अफराद शहीद हुए हैं। तो आप देखें ये जो
जलसा प्लान करने की कर रहे थे कि ये कर पाएंगे या ये जो धमाका हुआ है इसकी वजह से कैंसिल कर दिया जाएगा, ये आज आने वाला वक्त हम लोगों को बता देगा। दूसरी तरफ इलेक्शन के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊं, फ़हीम अख्तर साहब एक जर्नलिस्ट हैं। वो इलेक्शन कमीशन में की बीट को कवर करते हैं, इलेक्शन ऑफिस की बीट को कवर करते हैं। उन्होंने यूट्यूब पर एक पॉडकास्ट किया है और उन्होंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ही उनकी एक ज़राए से बात हुई है, जो उनकी सोर्स हैं उससे बात हुई है, और जो सोर्स है वो ये बता रहा था कि रात 12 बजे तक जो 55% रिज़ल्ट आए थे, रात 12 बजे तक जो 55% रिज़ल्ट आ चुके थे, उसके अंदर पीटीआई जो थी वो 160 सीट्स ले चुकी थी। तो अगर फॉर्म 45 को हम देखें तो वो यही बता रहे हैं कि पीटीआई जो है वो 180-190 सीट्स 180 को क्रॉस कर चुकी थी। तो इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अब जो सहाफ़ी हजरात हैं वो बता रहे हैं, मगर एज़ यूजुअल मुझे डर ये है कि इनको भी कहीं गायब ना करवा दिया जाए। जिस तरह असद तूर को खाली इसलिए पकड़ा गया है कि वो बोलते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, चाहे वो काजी फ़ाइज़ साहब हों, चाहे वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो, वो बोलते हैं। इसी तरह इमरान रियाज़ को पकड़ लिया गया था, मगर एक अच्छी न्यूज़ ये है इन सब अंधेरों के अंदर कि इमरान रियाज़ को रिहा कर दिया गया है। इवन दो कि पाकिस्तान का जो आईन है वो आपको और मुझे इजाज़त देता है कि आपको और मुझे आज़ादी इजहार राय का हक़ है। आइन की शक़ 15, 16, 17 हमें इजाज़त देती है कि हम बात कर सकते हैं, हम अपने राय का इजहार कर सकते हैं। मगर जो अंधेरे पाकिस्तान के अंदर हैं वो कब ख़त्म होंगे, हमारा आइन कब आज़ाद होगा, ये आने वाले कुछ अरसे के अंदर हम सब लोगों को पता चल जाएगा। पाकिस्तान में जो इस दफ़ा वोटिंग हुई है, तकरीबन 2 करोड़ नए वोटर आए हैं, और पाकिस्तान का अलमिया ये है जी जो 2 करोड़ जो नए वोटर आए हैं इनको आज तक हम समझ नहीं सके हैं। ये नौजवान नस्ल है, ये क्या चाहती है, ना इसको इस्टेब्लिशमेंट समझ सकी, ना इसको सियासतदान समझ सके, ना हमारा माशरा इनको समझ सका। उसका जब वो वोट करते हैं या वो किसी एहतजाज के लिए निकलते हैं, जो उनका कानूनी हक़ है तो उनको मारा जाता है, उनके घरों में घुसा जाता है, उनकी माँओं, बहनों, बेटियों पे हाथ डाला जाता है और गिरफ़्तार किया जाता है, जिसकी मिसालें हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। जैसे सनम जावेद अभी तक जेल के अंदर हैं, इस तरह यास्मीन राशिद जेल के अंदर हैं। मेरे अपने दोस्त जो हैं कराची के अंदर, वो एहतजाज के लिए निकले थे, उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, सरकारी नौकरी से उनको सैक किया गया, यहाँ तक हो रहा है। और ये वही लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है। ये कोई गैर मुल्की नहीं है, मगर हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और ये कब तक चलेगा ये आने वाला वक्त हम लोगों को बताएगा। जाने से पहले एक दफ़ा फिर मैं फ़लस्तीन के बारे में बताऊं। कल एक दफ़ा फिर फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी की गई है, फ़लस्तीनियों के ऊपर, और 80 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। ये बमबारी उन लोगों पे की जाती है जो खाने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं। इनके ऊपर खाना जो है वो बाहर के किसी वेस्टर्न कंट्रियों के जो जहाज़ आते हैं वो उनको हवाई पैराशूट से खाने उन पे फेंकते हैं ऊपर से, और जब ये लोग लेने भागते हैं तो उन पे इज़राइली जो हैं वो गोलियां चला देते हैं। तो इज़राइल के अंदर जो हालत है, फ़लस्तीन के अंदर जो हालत है, उधर मुसलमान बुरे हालों में है। आप और मैं मुझ समेत जब हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, उनके लिए दुआ ख़ास कर सकते हैं। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा, और फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।